ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है न्यूट्रिएंट्स। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। क्लास के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए जाएंगे, वहां से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारे न्यूट्रिशन एंड हेल्थ वाले चैप्टर का पहला टॉपिक, दैट इज न्यूट्रिएंट्स। इसी के अंदर हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ न्यूट्रिएंट, रिच सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, पुअर सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ये सब चीजें पढ़ेंगे। ठीक, तो शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, दैट इज न्यूट्रिएंट्स। अब भाई न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है कि वो सारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्सेस जो कि हमारे खाद्य पदार्थों में या फूड में या खाने में मिलते हैं। ठीक, न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्सेस जो हमारे खाने में मिलते हैं। ठीक, अब ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये मुख्यतः दो तरह से होते हैं। एक होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट, एक होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट। अब यार शब्द में ही उसका अर्थ छुपा हुआ है कि मैक्रो, मैक्रो मतलब बड़ा, ज्यादा। ठीक है, तो मैक्रो यानी ज्यादा होता है और माइक्रो यानी कम होता है, छोटा होता है, स्मॉल होता है। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी कि ज्यादा मात्रा में होगा, ज्यादा बल्क में होगा, तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे खाने का बल्क ऑफ ज्यादातर अमाउंट या ज्यादातर जो परसेंटेज होता है वो ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ही बनाते हैं। इसलिए जो हमारा फूड का बल्क ऑफ द मेन जो पार्ट होता है, जो मेन बल्क होता है, वो मैक्रोन्यूट्रिएंट से ही बना हुआ होता है, और इसलिए इसको प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल्स कहते हैं। प्रॉक्सिमेट क्यों? क्योंकि हम बोलते हैं ना कि यार कितना हुआ, तो तुम बोल देते हो ज्यादा से ज्यादा देख लो यार, ये ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए का आएगा या अप्रोक्सीमेटली 100 रुपए का आएगा। तो वही होता है ना, ज्यादा से ज्यादा, लगभग, ज्यादा से ज्यादा इतने का। तो ज्यादा से ज्यादा या अप्रोक्सीमेटली इतने का आएगा, तो दैट्स वाई प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल्स, कि भाई ज्यादातर जो हमारे खाने का हिस्सा होता है वो मैक्रोन्यूट्रिएंट से बना होता है। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो बल्क हमारे फूड का बनाते हैं, इसलिए उनको प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल्स कहते हैं। अब भाई मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में मुख्यतः तीन चीजें होती हैं। वो किन किन से बना होता है? प्रोटीन्स, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक, तो अब ये तो हो गया कि भाई मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में मुख्यतः तीन चीजें आती हैं, दैट इज प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट्स, और यही हमारे फूड का मेन बल्क बनाते हैं। ठीक है, ज्यादातर अमाउंट हम इसी के रूप में खाते हैं। तो अगर हम बात करें कि भैया एक इंसान एक बैलेंस डाइट ले रहा है, ये बैलेंस डाइट पे ना शॉर्ट नोट अलग से आता है, और ये ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसकी डेफिनेशन हम पढ़ेंगे आगे आने वाले वीडियोस में। बैलेंस डाइट पे अलग से वीडियो बनाएंगे। तो बैलेंस डाइट अगर एक इंसान लेता है तो डेली एनर्जी इनटेक किसके किसके द्वारा कितना कितना होना चाहिए मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन हम अगर एक दिन में इंसान जो खा रहा है उसके 100% में से करीब 10 से 15% प्रोटीन के रूप में जाना चाहिए। फैट के रूप में करीब 15 से 30% डेली एनर्जी इंटेक जाना चाहिए, और कार्बोहाइड्रेट करीब 50 से 70% कार्बोहाइड्रेट के रूप में डेली एनर्जी इंटेक जाना चाहिए। ठीक, एनर्जी इंटेक किससे निकालते हैं यार? तुमको बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि किलो कैलोरी, इसमें इतनी इतनी किलो कैलोरी है, इसमें इतनी किलो कैलोरी है, इसमें इतनी किलो कैलोरी है, तो वो एक किलो कैलोरी के हिसाब से। अब सवाल ये उठता है कि ये प्रोटीन, फैट, कार्ब्स जो हैं ये कितनी किलो कैलोरी यील्ड करते हैं, या कितनी किलो किलो कैलोरी इनसे हमको मिलती है? तो अगर हम पर ग्राम की बात करें तो पर ग्राम में प्रोटीन जो है वो 1 ग्राम में करीब 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज करता है, या प्रोटीन से करीब 1 ग्राम प्रोटीन से हमको करीब 4.2 किलो कैलोरीज मिलती है। वहीं अगर हम फैट की बात करें तो 1 ग्राम फैट से लगभग दुगनी, लगभग बोला है ना, लगभग दुगनी, दैट इज 9 किलो कैलोरी के आसपास हमको 1 ग्राम फैट से मिल जाती है। जबकि अगर हम कार्ब्स की बात करें या कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो लगभग 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमको 4.1 किलो कैलोरीज मिल जाती है। देखो, इनको तुम जूल्स में भी कर सकते हो, 17 जूल, 37 जूल्स, किलो जूल्स, और 17 किलो जूल्स पर ग्राम, लेकिन ज्यादातर जो वैल्यू या यूनिट यूज की जाती है वो किलो कैलोरीज में ही की जाती है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि किलो कैलोरी वाली याद रखना। ठीक,
अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज कुछ है, वो क्या है? वो है देखो, अब तुम लोग में से कई जिम जाते होगे, कई फिटनेस फ्रीक्स होगे, कई लोग कीटो डाइट करते होंगे, तो उन लोगों को जानकारी होगी कि वो लोग क्या करते हैं, लो कार्ब डाइट पे जाते हैं या नो कार्ब डाइट पे जाते हैं, तो प्रोटीन्स लेते हैं। तो उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे कि कई लोग बोलते हैं ना, नहीं यार कार्ब से ज्यादा एनर्जी मिलती है हमको, प्रोटीन से कम एनर्जी मिलती है। अगर तुम यहाँ पे देखो तो बहुत अच्छी चीज है, मतलब प्रोटीन, हाई प्रोटीन डाइट अच्छी भी होती है। तो यहाँ देखो, प्रोटीन में भी लगभग 4.2 किलो कैलोरी पर ग्राम मिल रहा है, और कार्ब में भी करीब 4.1 किलो कैलोरी पर ग्राम आपको एनर्जी मिल रही है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो लोग बोलते हैं ना कि हम कीटो डाइट पे हैं, तो हम हाई प्रोटीन डाइट पे हैं, लो कार्ब डाइट पे हैं, तो हमको बहुत वीकनेस हो रही है, एनर्जी कम मिल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। मस्त पेल के कीटो डाइट करो और मस्त एनर्जी के साथ एक्सरसाइज करो। तो भाई, प्रोटीन डाइट और कार्ब डाइट में ये याद रखना कि दोनों ही लगभग सेम अमाउंट ऑफ किलो कैलोरीज देती हैं। ठीक। और अगर फैट का याद रखना है तो लगभग दुगनी, 4.2 है तो लगभग दुगनी 9 के आसपास आ ही जाती है। समझ गए? तो मैक्रोन्यूट्रिएंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैक्रोन्यूट्रिएंट में हमने क्या जाना, मैक्रोन्यूट्रिएंट जो होता है मेन बल्क बनाते हैं हमारे खाने का। तो ज्यादा से ज्यादा अमाउंट खाने में हम इन्हीं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के तौर पे लेते हैं, और ज्यादा से ज्यादा लेते हैं तो अप्रोक्सीमेटली, इसलिए प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल्स भी कहते हैं इनको। मुख्यतः 3 चीजों से बने होते हैं, प्रोटीन, फैट और कार्ब्स। तो प्रोटीन जो होता है वो करीब 10 से 15% लेना चाहिए, उसका लगभग दुगना, दैट इज 15 से 30% करीब फैट लेना चाहिए, और उनका भी दुगना लगभग कार्ब्स 50 से 70% लेना चाहिए। समझ गए? तो ऐसे आप याद कर सकते हो इनको। और प्रोटीन और कार्ब्स दोनों ही लगभग 4.2 4.1 किलो कैलोरी पर ग्राम के हिसाब से देंगे, जबकि फैट इनका दुगना करीब 9 किलो कैलोरी पर ग्राम के हिसाब से एनर्जी देता है। समझ गए? तो ये हो गया आपका मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब बात करते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट की। माइक्रो का मतलब क्या होता है? माइक्रो का मतलब होता है थोड़ा सा, छोटा, कम। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो हमको बहुत ही स्मॉल अमाउंट में जिनकी जरूरत पड़ती है, उनको कहते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। समझे? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? जिनकी मात्रा बहुत कम, जो कि बहुत कम मात्रा में हमको जरूरत हो, उनको कहते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। में बहुत सारे आते हैं, विटामिन आते हैं, मिनरल्स आते हैं, ट्रेस एलिमेंट्स भी आते हैं। अब यार विटामिन के बारे में अलग से तो पढ़ाऊंगा नहीं, विटामिन हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, विटामिन ए, बी, सी और ई, बहुत सारी चीजें होती है। विटामिन बी में भी B1 हो गया, B2 हो गया, B3, वो सब हम इनफैक्ट अभी आने वाले वीडियोस में विटामिन भी पढ़ेंगे। फिर मिनरल्स, मिनरल्स भी यार तुम सबको पता है, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, इसमें भी कोई वो नहीं है। ट्रेस एलिमेंट्स ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे भी अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं। और ट्रेस एलिमेंट्स में जो बहुत ही, ट्रेस मतलब क्या होता है? एकदम जरा सा, थोड़ा सा, है ना? तो ट्रेस एलिमेंट एकदम जरा सी मात्रा जिनकी चाहिए, दैट इज आयरन, आयोडीन, फ्लोरीन, जिंक, कॉपर, कोबाल्ट, सेलेनियम, क्रोमियम, मैंगनीज, मोलिब्डेनम, निकल, टिन, सिलिकॉन, वैनेडियम। ये सब बहुत ही थोड़ा सा, एकदम जरा सा चाहिए रहता है ना? दैट इज ट्रेस एलिमेंट्स। इनफैक्ट अगर ट्रेस एलिमेंट्स पढ़ा है तो ट्रेस कंटैमिनेंट्स भी पढ़ लेते हैं। ट्रेस कंटैमिनेंट्स क्या होते हैं? ये वाइवा में पूछा जाता है और एमसीक्यू भी आ जाता है कई बार। तो ये वो चीज होती है जिसका हमारे शरीर में कोई काम नहीं होता, दैट दोज आर ट्रेस कंटैमिनेंट्स। उसमें आता है लेड, मरकरी, बेरियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम। इन सब का ना हमारे शरीर में कोई काम ही नहीं होता है। कई बार फूड प्रोडक्ट्स में ये भी आ जाते हैं, तो इन, लेकिन हमारे शरीर में इनका कोई काम नहीं होता। और इनमें भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेस कंटैमिनेंट है ना, वो है लेड, है ना? लेड पॉइजनिंग वगैरह आप लोगों ने पढ़ा होगा। ट्रेस कंटैमिनेंट में मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर आपको कोई याद रखना है, वो लेड को याद रखना। ठीक। तो समझ गए? ये है हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट कि भैया माइक्रो, माइक्रो मतलब थोड़ा सा, जरा सा। तो जरा सी क्वांटिटी में हमारे शरीर में जरूरत होती है, बहुत ज्यादा नहीं। इसमें विटामिन भी आ जाएगा, मिनरल्स भी आ जाएगा, ट्रेस एलिमेंट्स भी आ जाएंगे। ठीक। ट्रेस कंटेमिनेंट्स क्या होते हैं? जिनकी हमारे शरीर में कोई जरूरत नहीं होती है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट लेट को याद रखना। तो ये तो अगर हो गया हमारा कि भैया न्यूट्रिएंट क्या होता है, मैक्रोन्यूट्रिएंट क्या होता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या होता है। ठीक। अब हम बात कर लेते हैं सोर्सेस की, कि सोर्सेस मतलब
वो बचपन से आपसे पूछा रिचेस्ट सोर्स ऑफ फलाना कौन है, रिचेस्ट सोर्स ऑफ ढिकाना कौन है, तो वो थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं क्योंकि उस पे वाइवा में भी आता है और एमसीक्यू भी आते हैं। इनफैक्ट रिचेस्ट सोर्स या रिच सोर्स के अलावा हम ना आगे पुअर सोर्स भी पढ़ेंगे, जो कि उस पे भी आजकल एमसीक्यू है ना। क्या है ना, एग्जामिनर डेढ़ शाना हो गए आजकल, उनको पता है, इनको रिच सोर्स तो पता होगा, इनको पुअर सोर्स नहीं पता है, पर हम पढ़ के जाएंगे इस बार। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि भाई रिच सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स में सबसे पहली चीज होती है हैलिबट लिवर ऑयल जो होता है, वो किसका रिच सोर्स है, रिचेस्ट सोर्स होता है। हैलिबट लिवर ऑयल जो होता है वो विटामिन ए और विटामिन डी दोनों का ही रिचेस्ट सोर्स कहा जाता है। हैलिबट क्या होता है ना, हैलिबट एक फिश होती है, गूगल करोगे तो मिल जाएगी। तो हैलिबट ना एक फिश होती है। तो हैलिबट लिवर ऑयल जो होता है वो रिचेस्ट सोर्स होता है विटामिन ए और विटामिन डी का। याद कैसे करेंगे, देखो, अगर तुम इसी में देखो तो HALIBUT, तो पहले तो ए तो इसी में आ गया, और अगर तुम बी को उल्टा कर दो तो डी हो जाता है, तो ए और डी, हैलिबट लिवर ऑयल जो होता है वो ए और डी दोनों का ही रिचेस्ट सोर्स होता है। विटामिन ए और विटामिन डी का रिचेस्ट सोर्स होता है हैलिबट लिवर ऑयल। तो अगर तुम हेलिबट को गौर से देखोगे ना तो एकदम ऐसा ए पॉप करके आएगा, ए। बी को गौर से देखोगे तो ये अपने आप में उल्टा होके डी बन जाएगा। तो ए और डी का रिचेस्ट सोर्स होता है हेलिबट लिवर ऑयल। वैसे ही अगर आप कॉड लिवर ऑयल की बात करो, ये देखो हेलिबट लिवर ऑयल में दिख रहा है, ये ऐसी छोटी छोटी गोलियां आती हैं, लिवर, आई मीन सॉरी, ऑयल इसमें भरा रहता है, तो इनको डायरेक्टली आप खा सकते हो। कॉड लिवर ऑयल भी होता है। कॉड लिवर ऑयल भी ना बहुत अच्छा कहा जाता है, इनफैक्ट ये ज्यादा मिलता भी है या ज्यादा यूज भी होता है। तो ये विटामिन डी के रिच सोर्सेज में से एक होता है, मगर याद रखना, हाँ ये विटामिन डी के लिए काफी रिच सोर्स कहा जाता है, मगर रिचेस्ट तो भाई साहब हेलिबट ही है। कॉड भी एक फिश होती है, याद रखना है ना, जैसे हेलिबट फिश होती है ना, वैसे कॉड भी फिश ही होती है। तो दोनों ही फिश लिवर ऑयल हैं, लेकिन हेलिबट रिचेस्ट सोर्स होता है। हाँ, कॉड भी विटामिन डी का रिच सोर्स होता है, इनफैक्ट विटामिन ए का भी अच्छा सोर्स होता है ये, लेकिन रिचेस्ट तो भाई साहब हेलिबट ही है। ठीक है। अब कॉड लिवर ऑयल है और विटामिन डी का रिचेस्ट रिचेस्ट सोर्स तो होता है ये, मगर इसको याद कैसे करेंगे, तो कॉड में ही डी आ गया है ना, तो डी रिचेस्ट सोर्स है, मगर याद रखना, हाँ ठीक है ये काफी रिच सोर्स है, मगर भाई साहब रिचेस्ट तो हमारा हेलिबट ही है। ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपको शीशी में मिल जाता है। यहाँ पे देखो ये कॉड फिश की आपको इमेज भी बनी हुई है, दिख रही है। तो क्योंकि कई बार आप बोलते हैं हैलिबट लिवर ऑयल है, कॉड लिवर है, भैया किसका लिवर है, फिश है ये, है ना। हैलिबट तो देखोगे ना एकदम बहुत बड़ी बड़ी होती है, मतलब इसकी जब फिशिंग में आप देखोगे बहुत इंसान की जितनी बड़ी बड़ी दिखती है वो। तो हैलिबट लिवर ऑयल और कॉड लिवर ऑयल, हैलिबट कुछ इस तरह से इसकी कैप्सूल्स या गोलियां आती हैं। इनफैक्ट कॉड लिवर की भी कैप्सूल्स और गोलियां आती हैं, और ऐसे लिक्विड फॉर्म में भी आता है। यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये है आपका कॉड लिवर ऑयल, और ये जो गोलियां हैं इसके अंदर दैट इज हैलिबट लिवर ऑयल, जो कि यहाँ पे आप देखोगे तो लिखा भी है ए और डी के रिचेस्ट सोर्स में होता है। ठीक। तो हैलिबट और कॉड लिवर ऑयल के बाद आते हैं हम जिंजली सीड्स पे। अब भैया ये जिंजली सीड्स होता क्या है, अब ना आप बोलोगे हे भगवान, ये नया टाइप का आइटम क्या आ गया, जिंजली क्या बोलती है, जिंजली क्या होता है। भैया ना मकर संक्रांति में बचपन से खाते आ रहे हो काले तिल और सफेद तिल के लड्डू, वो तिल ही जिंजली होता है। हमने बचपन से लेके आज तक तिल के लड्डू, तिल के मिठाइयां खाते आ रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता कि 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन जो खाते हो वो जिंजली सीड्स होते हैं। तो जिंजली सीड्स जो होते हैं वो रिचेस्ट सोर्स होते हैं विटामिन बी 1 के। बी 1 को और क्या बोलते हैं, बी 1 को थायमीन बोलते हैं। ये विटामिन और उनके नाम से हम आगे के वीडियो में पढ़ेंगे, अभी एक और वीडियो बनाऊंगा विटामिन पे। पर अभी याद रखना है जो जिंजली सीड है वो रिचेस्ट सोर्स होते हैं बी 1 का, विटामिन बी 1 का या थायमीन का। याद कैसे करोगे, तो जिंजली सीड्स हैं क्या, TIL, तिल। तिल होता है ना, सफेद तिल और काला तिल। तो ये ना, ये दिख रहे हैं, ये तिल्ली बोलते हैं जिनको, तिल्ली, है ना, सफेद तिल्ली या काली तिल्ली के लड्डू बनते हैं जो। तो टी फॉर तिल और टी फॉर थायामीन। तो ऐसे याद कर सकते हो कि जिंजली सीड्स यानी कि तिल्ली, तो टी फॉर तिल्ली, टी फॉर थायामीन। समझ गए। तो ऐसे याद कर सकते हो, जिंजली सीड जो होते हैं वो थायमीन का रिचेस्ट सोर्स होता है, थायमीन यानी विटामिन बी 1। ठीक। आगे चलते हैं। अब आता है शीप लिवर।
तो शीप लीवर किसका रिचेस्ट सोर्स होता है? शीप लीवर जो होता है वो विटामिन बी टू का रिचेस्ट सोर्स होता है। विटामिन बी टू का रिचेस्ट सोर्स होता है शीप लीवर। और विटामिन बी टू का दूसरा नाम क्या होता है? विटामिन बी टू का दूसरा नाम होता है राइबोफ्लेविन। तो इसको याद कैसे करेंगे? तो इसको ऐसे याद कर सकते हो, शीप जो होती है उससे क्या निकलता है? वूल। वूल से क्या बनता है? वूल से वो बनता है ना हमारा मफलर, जिसको हम रिबन के जैसे अपने गले में बांध लेते हैं। होता है ना, मस्त ये आदमी है, ये बढ़िया ऐसे गले में मफलर नहीं बांधे रहते हैं, है ना? खूब सारे नेता लोग को भी आपने देखा होगा मफलर बांधे रहते हैं, तो रिबन जैसे गले में बांधे रहते हैं। तो ये जो रिबन जैसा मफलर होता है, ये किससे बना होता है? वूल से। और ये वूल किससे आता है? शीप से। तो शीप से निकला वूल, वूल से बना रिबन जैसा मफलर, और रिबन क्या है? रिब। रिब यानी कि रिबोफ्लेविन। याद रहेगा? तो राइबोफ्लेविन, शीप लीवर, ऐसे आप याद कर सकते हो। ठीक, तो ये हो गया कि भैया शीप लीवर से किसका रिचेस्ट सोर्स होता है? तो वो राइबोफ्लेविन या विटामिन बी टू का रिचेस्ट सोर्स होता है। अब आता है इंडियन गूसबेरी। फिर वही हो जाता है कि भैया ये गूसबेरी का मतलब क्या होता है? मतलब ना, हमारी जिंदगी में हमको पता रहता है, हमने आंवले के मुरब्बे बचपन से खाते आए होंगे, लेकिन जहाँ एकदम एग्जामिनर आपके सामने शब्द रख देगा ना, इंडियन गूसबेरी इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ, आपकी हवाइयां उड़ जाती, बोले हे भगवान, जे पक्का पटक दिया जिंदगी में सर ने। तो दादा ऐसा कछु नहीं है। इंडियन गूसबेरी का मतलब होता है आंवला। और आंवला तो यार बचपन से कच्चा पका मुरब्बा अचार सब खाया है हमने। और हमको पता है दादा, आंवला सबसे ज्यादा क्या होता है? खट्टा होता है। तो खट्टा है तो बट ऑब्वियसली सी। अब आंवले से ज्यादा खट्टा तो नहीं खाया मैंने कुछ। तो भैया इतना खट्टा है तो विटामिन सी का रिचेस्ट सोर्स तो होएगा ही होएगा, है ना? तो ये तो कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है इसको याद कराने की जरूरत। हाँ, गूसबेरी याद रखना कि आंवले को कहते हैं, यहाँ पे पटकी मत कर देना, ठीक? उसके बाद आता है रागी या मिलेट। रागी या मिलेट ना, कई बार आप कई लोगों ने ना देखी भी नहीं होती है रागी या मिलेट। तो ये कुछ इस राई के दाने देखे हैं? कुछ उसी तरह से ऐसी दिखती है। इनफैक्ट जो आपका मल्टीग्रेन आटा वगैरह आता है ना, आजकल उसमें रागी भी मिला के डाली जाती है। क्यों? क्योंकि ना रागी जो होती है ये रिचेस्ट सोर्स होती है कैल्शियम का। कैल्शियम का रिचेस्ट सोर्स होती है रागी। इसलिए याद रखना ये एक तरह की मिलेट होती है। तो रागी जो होती है रिचेस्ट सोर्स होता है कैल्शियम का। कुछ इस तरह से आपको दिख जाएगी रागी, रिचेस्ट सोर्स होती है कैल्शियम का। इसको याद रखना। अब इसको याद कैसे रखेंगे यार? इसको याद रखने के लिए देखो, मेरी तो एक फ्रेंड थी जिसका नाम था रागी। रागिनी था तो उसको रागी बुलाता था। तो उससे अगर मेरे को मिलना है तो मैं क्या बोलता था? ए रागी, मिल कल। रागी मिल कल, रागी मिल कल, रागी कल मिलते हैं तो क्या बोलेंगे उसको? मैं तो ये बोलता था, ओ रागी मिल कल। तो रागी से रागी, मिल से मिलेट, कल से कैल्शियम, है ना? तो रागी मिल कल, रागी मिल कल, याद रहेगा? रागी मिल कल, रागी मिल कल। बस रागी से कल मिलते हुए बता देना कि भैया रागी जो है ना वो कैल्शियम का रिचेस्ट सोर्स होता है। तो ऐसे याद रहेगा। ठीक, तो ये हो गया आपका रागी मिलकल, यानी कि रागी जो कि मिलेट होती है, कैल्शियम का रिचेस्ट सोर्स होती है। फिर आते हैं ड्राइड पंपकिन सीड्स। अब पंपकिन क्या होता है? ओ माय डियर लिटिल पंपकिन, वो सब नहीं करना है ना मेरा सोना मेरा बाबू, ये वो वाला पंपकिन नहीं है। पंपकिन का मतलब होता है क्या? कद्दू। याद है? पंपकिन का मतलब क्या होता है? पंपकिन का मतलब होता है कद्दू। कद्दू खाया है ना? तो कद्दू जो होता है उसके जो सीड्स होते हैं, उसके जो बीज होते हैं ना, वो रिचेस्ट सोर्स होते हैं आयरन का। कुछ इस तरह से दिखते हैं। मेरे ख्याल से आप सभी ने खाए होंगे। मम्मी पापा लोग खिलाते रहते हैं, हमको समझ में नहीं आता जिंदगी में क्या कर रहे हैं ये, लेकिन हमको अच्छे लगते हैं तो खाते रहते हैं। यही नहीं पता रहता कि ये कद्दू के बीज हैं जो कि आयरन का रिचेस्ट सोर्स है। ठीक, तो भैया ड्राइड पंपकिन सीड्स जो होते हैं या कद्दू के जो बीज होते हैं, वो रिचेस्ट सोर्स होते हैं आयरन के। पिस्टैचियो जो होता है, पिस्टैचियो क्या होता है? पिस्टैचियो होता है आपका पिस्ता। तो जो यहाँ देखो पिस्ता लिखा हुआ है ना, पिस्ता ऐसी वर्ड है। तो पिस्ता भी रिचेस्ट सोर्स ऑफ आयरन में आता है, लेकिन भैया कद्दू के बीज तो उससे भी ज्यादा आयरन होता है। पिस्ता से भी ज्यादा आयरन कद्दू के बीज में होता है। ठीक है? तो
पंपकिन, ड्राइड पंपकिन सीड्स जो होते हैं वो रिचेस्ट सोर्स ऑफ आयरन होते हैं। अब इसको याद कैसे करेंगे? तो यार अब इसको याद करने का तरीका तो मैं जैसे याद करता था मैं वो बता दे रहा हूँ कि पंपकिन पंपकिन देखा है, कद्दू, अच्छे बड़े-बड़े कद्दू होते हैं, हैरी पॉटर में भी देखा था, वो बड़े-बड़े कद्दू काटते हैं। तो बड़े-बड़े जो कद्दू होते हैं उनको काटने के लिए ऐसा चाकू-वाकू आप स्टेनलेस की, स्टील की चाकू से थोड़ी कटेगा भैया। कद्दू को काटने के लिए इतने बड़े-बड़े कद्दू होते हैं तो आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए अच्छी बड़ी लोहे की तलवार चाहिए जिससे आप इस कद्दू को काट सको। वो बोलते हैं ना कद्दू कटेगा सब में बटेगा, तो वो कद्दू कटेगा किससे? जो हमारे ये कद्दू है, ये कटेगा लोहे की तलवार से, समझे? तो लोहे की तलवार से हमारे ये कद्दू कटेगा। तो कद्दू काहे से कटेगा? लोहे की तलवार से। तो कद्दू से हो गया ड्राई पंपकिन सीड और लोहे से हो गया आयरन। तो कद्दू कटेगा लोहे की तलवार से। तो कद्दू इज पंपकिन सीड्स, लोहा इज आयरन। तो पंपकिन सीड्स जो होते हैं वो आयरन का रिचेस्ट सोर्स होते हैं। ऐसे आप याद कर सकते हो। ठीक? खत्म। और दूसरा तरीका एक और है, वो जो बाबू सोना खेलते हैं, माय डियर पंपकिन यू आर लाइक माय आयरन मैन। तो वैसे भी याद कर सकते हो कि आपका पंपकिन जो है वो आयरन मैन है। ओके, तो ऐसे आप याद कर सकते हो रिचेस्ट सोर्स या रिच सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स को। अब ये तो हमने कर लिया जो रिच सोर्स होते हैं। अब हमारे पास तो पुअर सोर्स भी है। अब पुअर सोर्स में क्या क्या आता है? देखो, पुअर सोर्स में पहली तो बात कर लें हम मीट। तो मीट तो पुअर सोर्स होता है कैल्शियम का। दूसरा आता है फिश। ये ना जो जिमर्स वगैरह होते हैं ना, फिश बहुत प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि ना उनको चाहिए हाई प्रोटीन डाइट, लो कार्ब डाइट। तो फिश में तो भैया कार्ब होता ही नहीं है ना, पुअर सोर्स ऑफ कार्ब होता है ये। और आयोडीन का भी पुअर सोर्स होता है। लाइक हालांकि कुछ सी फिश होती हैं, समुद्री मछलियां, वो एक्सेप्शन है, उनमें आयोडीन आपको मिल जाता है, लेकिन ज्यादातर फिशेस में कार्ब्स का तो पुअर सोर्स होती है फिश। तो याद रखना कि लो कार्ब डाइट पे जो लोग जाते हैं या हाई प्रोटीन डाइट पे जाते हैं, वो लोग फिश को ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं। फिर आता है एग। इसका बहुत सही एक चीज़ हुई थी मेरे साथ। ना एग जो है, एग पुअर सोर्स किसका होता है? एग पुअर सोर्स होता है कार्ब और विटामिन सी का। अब ना मैं मुझे याद है मैं एक स्टूडेंट का वाइवा ले रहा था, तो मतलब अच्छा जवाब दे रहा था वो, कॉन्फिडेंट भी था वो। तो मैं उससे वही पूछ रहा था कि भाई ये बता न्यूट्रिशन पे ही मैं वाइवा ले रहा था। मैंने उससे पूछ लिया, एक बात बताओ, एग किसका पुअर सोर्स होता है? तो एग किसका पुअर सोर्स होता है? उसने बोला नहीं सर, एग तो कंप्लीट फूड में आता है, वो किसी चीज का पुअर सोर्स नहीं होता। भाई का कॉन्फिडेंस देख के तो मेरा कॉन्फिडेंस हिल गया था। मैंने बोला यार मैं तो गलत नहीं हूँ, लेकिन नहीं, मैंने पढ़ा हुआ था। तो मैंने बोला नहीं नहीं, आप सोचो कि वो किसी चीज का तो पुअर सोर्स होता है ना। मैंने बोला मान लो कि आप कहीं घूमने गए हो, आप मैंने उसको हिंट भी दिया था, पता कि आप लो कार्ब डाइट पे हो या कीटो डाइट पे हो, आप कहीं बाहर घूमने गए हो, तो आप ऐसे ही कहीं भी तो खा नहीं लोगे। तो मैंने पूछा कहाँ के हो? तो उसने बोला सर इंदौर का हूँ। मैंने बोला चलो भाई को छप्पन बेचते हैं। मैंने बोला चलो तुम 56 दुकान गए हो और तुम कुछ खाने का, तुमको यहाँ वहाँ कुछ खाना नहीं है, तो तुम मैंने पहले पूछ लिया था भाई साहब, हाँ, कि नॉनवेज खाते हो कि नहीं? उसने कहा था खाता हूँ। तो मैंने बोला चलो तुम एक अंडे की शॉप पे गए, उनसे बोला कि भैया बॉइल्ड एग दे दो बढ़िया। तो अब तुमको उसमें क्या नहीं मिलेगा? मैं तो यही सुनना चाहता था ना, क्योंकि मेरा सवाल तो बहुत सिंपल सा था कि वो बोल दे कि कार्ब उसमें कम होता है, विटामिन सी कम होता है। तो बोला नहीं सर, उसमें तो बॉइल्ड एग है, तो उसमें तो हमको सब कुछ मिल जाएगा। अरे यार, मैंने बोला भाई उसमें कार्ब्स और विटामिन सी कहाँ से मिलेगा? अंडे में तो कार्ब और विटामिन सी होते ही नहीं है। बोले नहीं सर, मिलता है वहां तो देते हैं। बोला है? बोलता सर वो क्या है ना, वो बढ़िया अंडे को देते हैं एक प्याली में, और उसमें ना सर वो नींबू निचोड़ के दे देते हैं। तो मिल गया सर, हमको विटामिन सी मिल गया सर। मैंने बोला हे भगवान, गजब कॉन्फिडेंस है लौंडे में। मैं बोला चलो कोई बात नहीं, नींबू तो तुमको मिल गया विटामिन सी से, आई मीन विटामिन सी मिल गया नींबू से। भाई साहब कार्ब कहाँ से मिलेगा? कार्ब भी तो नहीं है। बोलता अरे सर हमारे इंदौर पे तो ना सब में सेव डाल के दे देते हैं सर। तो सर नींबू से हमको विटामिन सी मिल गया, सेव सेव नहीं सेव 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 डाल दिया तो उससे कार्ब मिल गया, तो सर कंप्लीट फूड हो गया।
लो तू जा यार, रहने दे। तो ऑल इन ऑल हमको ये याद रखना, उससे मेरे को आज तक जिंदगी में और उसको भी याद है कि भैया नींबू और सेब नहीं डालना, दैट इज विटामिन सी और कार्ब्स कम होते हैं या नहीं के समान होते हैं एग में, तो इसको याद रखना। मुझे लगता है उसको तो नहीं, लेकिन उसके बाजू में जो बैठा था, जो नेक्स्ट वाइवा वाला था, उसको जिंदगी भर रहेगा कि भैया विटामिन सी और कार्ब नहीं मिलता है एग में। ठीक, अगले पे आते हैं, दैट इज मिल्क। अब यार मिल्क में एक चीज तो तुमको पता है, विटामिन सी तो नहीं मिलेगा। विटामिन सी मतलब कुछ खट्टा डालोगे तो वो मिल्क थोड़ी, वो तो पनीर हो जाएगा ना, तो विटामिन सी तो नहीं मिलेगा। सेकंड चीज है आयरन। तो आयरन को कैसे याद रखोगे, तो देखो मिल्क में ही आई दिख रहा है तुमको, तो आयरन भी मिल्क में काफी कम मात्रा में या नहीं होता है, ऐसा सोच सकते हो। तो विटामिन सी और आयरन इन मिल्क पुअर सोर्स होता है। बटर तो यार बटर किससे बना है, मिल्क से ही बना है ना, तो फिर पुअर सोर्स ऑफ आयरन तो ये भी होगा, है ना। अब आता है राइस। अब राइस पुअर सोर्स किसका होता है, तो राइस में ना बहुत सारी चीजें हैं, कैल्शियम है, आयरन है, विटामिन ए है, विटामिन सी है, विटामिन डी है, विटामिन बी 1 है, या जिसको थायमिन कहते हैं वो भी है। तो राइस में बहुत सारी चीजों से बहुत सारी चीजें राइस में पुअर सोर्स होता है राइस, दैट इज विटामिन ए, सी, डी और विटामिन बी 1 और कैल्शियम और आयरन, इनका पुअर सोर्स होता है राइस। अब इसको याद कैसे करेंगे कि राइस पुअर सोर्स किसका होता है, तो पहली चीज तो ये देख लो, RICE। तो IC, आई फॉर आयरन और सी फॉर कैल्शियम, तो IC, है ना। और दूसरी चीज IC वॉट, ABCD। ठीक, तो कैसे याद करोगे राइस का IC, तो IC मैंने देखा ABCD, है ना। तुम ऐसे तो करते हो ना, बढ़िया दोपहर को खाना आना खा के चावल वावल खा के मस्त अपने ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास गए, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बोलता है कि चलो ये स्नेलन चार्ट बोलते हैं ना उसको, इसको पढ़ो, चलो इसमें क्या लिखा है, तुम पढ़ते हो ABCD, तो ICABCD। तो कैसे याद करोगे, फिर से बताता हूँ, RICE, तो तुम क्या बोलोगे, ICABCD। तो आई से आयरन, सी से कैल्शियम, ए से विटामिन ए, बी से विटामिन बी 1, सी से विटामिन सी और डी से विटामिन डी। ICABCD। तो राइस क्या, ICABCD। तो पुअर सोर्स राइस किस किस का होता है, आई से आयरन, सी से कैल्शियम, ए, विटामिन बी 1, विटामिन सी, विटामिन डी। ठीक, तो ऐसे याद कर सकते हो पुअर सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं। अब ना ये कुछ वन लाइनर्स हैं जो कि हमको कई बार क्वेश्चंस आए हैं, तो हमको ये वन लाइनर्स याद करने हैं, और इन्हीं में से कई बार वाइवा में भी चीजें पूछ ली जाती हैं, तो वो भी हमको याद करनी है। ठीक, तो सबसे पहले आते हैं राइस प्रोटीन में, कि कई बार कहा भी जाता है कि यार सीरियल्स के मुकाबले राइस क्यों बेटर है। सीरियल्स के मुकाबले राइस का प्रोटीन बेटर इसलिए है क्योंकि राइस का प्रोटीन जो होता है उसमें लाइसिन काफी होता है, इसीलिए राइस का प्रोटीन सीरियल्स के प्रोटीन से बेहतर कहा जाता है। तो अब ये कैसे याद रखोगे कि राइस प्रोटीन में कौन सा प्रोटीन होता है जिसकी वजह से वो सीरियल से बेटर होता है, तो राइस प्रोटीन में लाइसिन। तो याद कैसे करोगे, देखो मुझे तो जो दिख रहा है मैं बोल रहा हूँ राइस लाइस, राइस लाइस, तो राइस लाइस, एक जैसा प्रोनाउंसिएशन में देखो, एक जैसे साउंड कर रहे हैं, राइस लाइस, राइस लाइस, राइस 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 राइस, तो राइस लाइस। राइस में कौन सा प्रोटीन, लाइस, लाइसिन प्रोटीन। जैसे याद कर सकते हो राइस लाइस, लाइस राइस। ओके, फिर आता है एक अंडा, यानी कि एक अंडा कितना, करीब 60 ग्राम का एक अंडा होता है, तो उसमें क्या क्या होता है, तो करीब 6 ग्राम उसमें प्रोटीन होता है, 6 ग्राम उसमें फैट होता है, 30 ग्राम उसमें कैल्शियम होता है। डेट्स की बात करें अगर हम, डेट्स का मतलब क्या होता है भैया, वो अपने डेट की बात नहीं करना कि भैया हम डेट पे गए थे, वो वाला डेट नहीं है। डेट का मतलब होता है खजूर, है ना। तो खजूर खाए होंगे ना आपने, तो डेट ये किस में रिच होते हैं, डेट रिच होते हैं आयरन में और कैल्शियम में, मतलब दोनों ही में रिच होते हैं, लेकिन आयरन ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू कैल्शियम। ठीक, तो इस पे भी एक MCQ आया है, तो याद रख। अब यार टमेटोज में तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है, इसमें साइट्रिक एसिड काफी मिलता है, सबको हमको बचपन से पता है। फिर आता है बनाना।
हमारे जो मिनियंस है उनका फेवरेट होता था ना, बनाना बनाना बनाना। तो बनाना जो होता है वो गुड सोर्स किस किस का होता है? विटामिन ए का होता है, विटामिन B6 का होता है, पोटेशियम। ये तो यार हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि पोटेशियम, और इनफैक्ट ये भी हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, जो येलो फ्रूट्स होते हैं वो विटामिन ए के अच्छे सोर्स कहे जाते हैं। विटामिन ए के अच्छे, जैसे कि मैंगो येलोइश कलर का होता है ना, पपाया येलोइश कलर का होता है। तो ये सभी एक्चुअली रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए कहे जाते हैं। तो ऐसे ही बनाना भी येलोइश कलर का होता है ना, तो वो। पोटेशियम तो बचपन से सुनते आ रहे हैं। उसके अलावा फास्फोरस के लिए भी अच्छा होता है। फाइबर हम सबको पता है, फाइबर अच्छा होता है बनाना में, इसीलिए यूज करते हैं उसको कि भैया डाइजेशन वगैरह किसी का ठीक नहीं है तो आप बनाना दे दो। कार्ब्स, जो लो कार्ब डाइट पे होते हैं उनको बोलते हैं ना, भैया लो कार्ब डाइट में बनाना से दूर रहो। और हाई एनर्जी यील्डिंग भी होता है बनाना। ठीक। अब इसमें ना एक चीज है जो बाकी चीजें तो याद रहती है, क्योंकि तुमको पता है येलो फ्रूट है तो विटामिन ए है। पोटेशियम और फास्फोरस तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम। फाइबर क्योंकि पेट के लिए देते हैं तो फाइबर तो हो गई। कार्ब्स और एनर्जी काफी होती है, ये भी हमको पता है। हम जो भूल जाते हैं ना वो विटामिन B6 भूल जाते हैं। इनफैक्ट हमको कई बार ना विटामिन बी तो याद आता है लेकिन B6 है ये याद नहीं आता। तो ये कैसे याद रखेंगे? तो ये देखो, बी तो आपको बनाना से ही याद आ जाएगा ना, बी फॉर बनाना, विटामिन बी। फिर बनाना, अगर तुम बनाना को देखो तो कितने अल्फाबेट है? 1 2 3 4 5 6। तो विटामिन B6 है ना। तो बनाना 6 अल्फाबेट से है, तो B6 ऐसे याद कर सकते हो कि भैया इसमें B6 होता है, क्योंकि बी तो कई बार आपको याद हो जाता है, कौन सा बी है ये भूल जाते हो, तो विटामिन B6 पाया जाता है। ठीक। तो इसको ऐसे याद कर सकते हो। उसके बाद एक और चीज होती है जिसपे वाइवा में आपसे पूछा जाता है। मतलब कई बार हम जैसे वाइवा ले रहे होते हैं तो पूछ लेते हैं ना। अब फॉर एग्जांपल जैसे मैंने उससे पूछा था, एग वाला पूछा था। अब किसी और से मेरे को हाई प्रोटीन डाइट पूछनी है, या ऐसे वेजिटेरियन आ गया तो उससे मैं क्या पूछता हूँ, अंकुरित दालें खाई हैं क्या? अंकुरित दालें यानी वही फर्मेंटेशन ऑफ पल्सेस करते हैं ना हम। ये कुछ इस तरह से अंकुरित मूंग की दाल या अंकुरित चने हो जाते हैं। तो इनको अंकुरित करते हैं तो फायदा क्या होता है? ऐसे ही खा लो। अंकुरित करने से होता क्या है? ये सवाल कई बार पूछा जाता है वाइवा में, और ये सवाल एमसीक्यू में भी आ चुका है। तो होता क्या है एक्चुअली? होता ये है कि जब आप अंकुरित करते हो, उनको फर्मेंटेशन ऑफ पल्सेस करते हो, तो उसमें कई विटामिन की मात्रा बढ़ जाती है। कौन कौन सी? विटामिन B1, B2, B3, B7 और B12, है ना। तो बी कॉम्प्लेक्स खाने की जगह आप उसको अंकुरित दालें खिला दो, उसका बहुत अच्छा हो जाएगा। तो B1 2 3 और B7 और B6, समझ गए? B1 2 3 ये तो साथ में याद रखना। फिर एक प्राइम नंबर 7 और फिर 12। ठीक। B1 2 3, उसके बाद 7, उसके बाद 12, याद रहेगा। B1 2 3 7 12। एक्चुअली जो क्वेश्चन आए हैं ना वो इनके दूसरे नाम पे आ जाते हैं। B1 का मतलब थायमीन, और फिर राइबोफ्लेविन, नियासिन, बायोटिन, साइनोकोबाल्मिन, ये इनके दूसरे नाम पे क्वेश्चन आया हुआ है। पर हम इनको, मैं हमेशा बोलता हूँ आसान तरीके से याद रखो। अब तुमको अब मैं बोलूं कि यार पल्सेस को फर्मेंट करोगे तो क्या क्या मिलेगा? ये थायमीन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, बायोटिन, साइनोकोबाल्मिन, इसको याद करने से ज्यादा अच्छा क्या है, ज्यादा इजी क्या है? 1 2 3 7 12 खत्म। ऐसे याद कर लो, 1 2 3 7 12 खत्म। फर्मेंटेशन से क्या होता है, क्या बढ़ता है, कौन कौन से विटामिन बढ़ते हैं? विटामिन B1 2 3 7 12 खत्म। तो ऐसे याद करोगे तो फिर भी याद होने के चांसेस है एज कम्पेयर टू इनके नाम से। अब यार तुमको ये पता है विटामिन B1 को क्या कहते हैं, B2 को क्या कहते हैं, B3 को क्या कहते हैं, B7 को क्या कहते हैं, B12 को क्या कहते हैं। इनफैक्ट इनको याद कैसे करते हैं वो भी मैं आगे जब विटामिन वाला वीडियो बनाऊंगा तो वो उसमें भी पढ़ा दूंगा। पर अभी याद करना है तो बस विटामिन B1 2 3 7 12। ठीक। तो ये हो गए फर्मेंटेशन ऑफ पल्सेस में क्या क्या होता है। उसके बाद आता है व्हाइट पॉलिश्ड राइस। कहते हैं ना यार, वो ब्राउन राइस ज्यादा अच्छी होती है व्हाइट राइस के मुकाबले। व्हाइट पॉलिश्ड राइस में कुछ कुछ चीजों की कमी होती है। तो कई बार वाइवा में आपसे पूछ लिया जाता है, या एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है, व्हाइट पॉलिश्ड राइस जो लोग ज्यादा खाते हैं उसमें किसकी डेफिशिएंसी हो जाती है? तो विटामिन B1 की डेफिशिएंसी हो जाती है उन लोगों में, या कहना चाहिए थायमीन की डेफिशिएंसी हो जाती है उनमें, है ना। B1 का दूसरा नाम थायमीन। तो इसको याद कैसे करेंगे? तो व्हाइट पॉलिश्ड राइस है अगर, तो व्हाइट, व्हाइट में देख लो आपको ये मिल गया WHI।
टी ई। तो अगर आप इसको व्हाइट की ही स्पेलिंग देखो तो इसमें आ गया टी, फिर आ गया एच, फिर आ गया आई, फिर डब्लू को उल्टा कर दोगे तो क्या आ जाएगा, एम और ई, है ना। तो क्या आ गया, THIME, थाइम। तो थाइम से थाइमीन आ गया। तो ऐसे भी याद कर सकते हो कि व्हाइट में ही दिख रहा है थाइमीन जो है वो, व्हाइट में ही थाइमीन की आधी स्पेलिंग आ गई आपको। तो ऐसे भी याद कर सकते हो, व्हाइट पॉलिस्टराइज्ड में थाइमीन कम मात्रा में मिलता है। उसके बाद ना ये पता नहीं इसको याद कराने की जरूरत है कि नहीं, क्योंकि कई कई बार आपने सुना होगा कि यूटीआई इन्फेक्शन से बचाने के लिए क्रैनबेरी जूस पिलाओ। क्रैनबेरी जूस, क्रैनबेरी पहली बात तो दिखती कैसी है, क्रैनबेरी कुछ इस तरह से दिखती है, और इसको याद कराने की आई डोंट थिंक जरूरत है, क्योंकि यूटीआई इनफैक्ट आजकल तो क्रैनबेरी जूस जो होता है वो कुछ इस तरह से मिलने भी लगा है। तुमको पता है कि यूरिनरी हेल्थ वाला इस टाइप से आपको टेट्रा पैक मिल भी जाते हैं, कि भैया उन सभी को पता है कि यूटीआई के प्रिवेंशन के लिए क्रैनबेरी जूस बहुत अच्छा होता है। इस पे एमसीक्यू आता है तो इसको याद रखना। हालांकि ये इमेज से आपको याद ही रहेगा आई गेस कि इस टाइप के आजकल टेट्रा पैक आने भी लगे हैं जिसमें लिखा भी होता है यूरिनरी हेल्थ वाला, है ना। उसके बाद एक और चीज, वेगन। देखो, वेजिटेरियन होता है, नॉन वेजिटेरियन होता है, ये तो हमको पता है। पर ये नई टर्म जो आ गई है वेगन, इसका मतलब क्या होता है, इस पे भी एमसीक्यू आया हुआ है और वाइवा में पूछ लेते हैं। तो वेगन का मतलब, हाँ देखो, वो लोग वेजिटेरियन तो होते हैं लेकिन, तो एग एग तो नहीं खाएंगे वो, लेकिन साथ में ना वो लोग डेयरी प्रोडक्ट्स भी यूज नहीं करते हैं। मतलब जो मिल्क प्रोडक्ट होते हैं, दूध हो गया, दही हो गया, बटर हो गया, मिल्क प्रोडक्ट भी यूज नहीं करते हैं वो लोग। तो दोज आर वेगन्स। ठीक, इस पे भी कई बार वाइवा में या एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है। एक एमसीक्यू आता है कि कौन सा ऐसा ट्रेस एलिमेंट है जो कि प्रेगनेंसी के दौरान जिसकी कमी डाइट से पूरी नहीं की जा सकती है। अब यार इसको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमको पता है प्रेगनेंसी के दौरान तुम माँ को कौन सी टैबलेट देना हमेशा ख्याल रखते हो, दैट इज आयरन फोलिक एसिड। तो आयरन ऐसा ट्रेस एलिमेंट है जो प्रेगनेंसी के दौरान डाइट से सप्लीमेंट नहीं किया जा सकता, है ना। उसके बाद एक और एमसीक्यू कई बार पूछ लिया जाता है कि अल्कोहल से कितनी एनर्जी मिलती है। अब इसको ना दिल पे नहीं ले लेना कि सर ने पढ़ाया था अल्कोहल से एनर्जी मिलती है, आज से तो अल्कोहल ही चलेगा भाई का। नहीं नहीं, ये बस सवाल है कि अल्कोहल से कितनी एनर्जी मिलती है आपको या यील्ड होती है, पर लीटर की बात करें या पर ग्राम की। तो अल्कोहल 7 किलो कैलोरी। अब इसको याद कैसे करेंगे, तो देखो मैं तो ऐसे करता हूं, ये क्या है आपका 7 ना, तो 7 से अल्कोहल, 7 से ही तो ए बन रहा है आपका, है ना। कैसे, यहाँ देखो, ये है आपका 7, तो 7 से ही हो गया आपका अल्कोहल, हो गया। तो ये है आपका 7, 7 ही आपका ए बन गया, या ए जो है अल्कोहल का वो आपका 7 बन गया। समझ गए। तो ये है आपका ए अल्कोहल, है ना। तो जो ए है ये आपका 7 बन जाएगा। तो अल्कोहल जो होता है वो करीब 7 किलो कैलोरी देता है। याद रहेगा, तो ऐसे आप याद कर सकते हो। ठीक, तो इतनी चीजें आपको न्यूट्रिएंट्स के बारे में पता होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं सवाल की, तो यार थ्योरी में एज सच आपसे डायरेक्ट न्यूट्रिएंट्स में अगर पूछना होगा तो आपको थ्योरी में शॉर्ट नोट में आ सकता है कि या डिफाइन न्यूट्रिएंट्स और टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ये आपको थ्योरी में आ सकता है। तो आपको डेफिनेशन में बता देना ऑर्गेनिक 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 कॉम्प्लेक्स होता है फूड का, और टाइप में आपको बता देना है मैक्रो क्या होता है और माइक्रो क्या होता है, इन सब के बारे में बता देना है। वाइवा के लिए भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सारी चीजें वाइवा में। पहली चीज, प्रोक्सिमेट प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, आपसे वाइवा में सीधा पूछ लिया जाता है प्रोक्सिमेट प्रिंसिपल क्या होते हैं। तो आपको बताते आना चाहिए कि भैया प्रोक्सिमेट प्रिंसिपल यानी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रो। अब ना ये कई बार आपको वेरी शॉर्ट नोट में भी आ जाता है, प्रोक्सिमेट प्रिंसिपल्स पे वेरी शॉर्ट नोट लिखो तो आपकी हवाइयां उड़ जाती हैं। नहीं, हवाइयां नहीं उड़ानी, मैक्रोन्यूट्रिएंट ही पूछा है उसके बारे में लिख दो। फिर वाइवा में एक और चीज पूछी जाती है, प्रोटीन फैट कार्ब कितने कितने प्रतिशत बैलेंस डाइट में, ये वाइवा में पूछा जाता है। प्लस वाइवा में आपसे ये भी पूछा जाता है कि कितनों किलो कैलोरी प्रोटीन कार्ब और फैट यील्ड करते हैं, ये भी वाइवा के लिए पता होना चाहिए। ठीक,
ट्रेस कंटैमिनेंट्स और ट्रेस एलिमेंट्स, ये भी वाइवा में कई बार आपसे पूछ लिया जाता है, तो ये भी पता होना चाहिए। फिर ये वाली स्लाइड तो यार वाइवा में पूछी जाती है हर बार, कुछ ना कुछ तो पूछ ही लिया जाएगा। रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए या विटामिन डी, रिचेस्ट सोर्स ऑफ आयरन, रिचेस्ट सोर्स ऑफ कैल्शियम, ये सब कुछ आपसे पूछ ही लिया जाता है। अब यहाँ पे ना एक चीज याद रखना, अपने म्यूजियम जाना और न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में मैं भी बताता जाऊंगा, लेकिन जो भी आपको मिले न्यूट्रिशन वाले पार्ट में, जो आपके म्यूजियम में रखा हो ना, वो सीधा सीधा स्पॉट में रख दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल तिली ला के रख दी, अब पूछ लिया कि ये रिचेस्ट सोर्स किसका होता है, या रागी ला के रख दी, ये पूछ लिया कि रिचेस्ट सोर्स किसका होता है, या पंपकिन सीड ला के रख दिए, ये पूछ लिया रिचेस्ट सोर्स किसका होता है। तो ये आपको बताते आना चाहिए। आंवला रख दिया स्पॉटिंग में, तो बताते आना चाहिए कि भैया ये रिचेस्ट सोर्स किसका है। तो न्यूट्रिशन में बहुत सारी चीजें मिलेंगी जो स्पॉट्स में आती हैं, ठीक है। तो ये वाइवा और स्पॉट दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ना यहाँ पे हैलीबट लिवर ऑयल, कॉड लिवर ऑयल, ये वाइवा में तो पूछ लिया जाता है, पर वाइवा में पूछा जाता है भैया ये हैलीबट और कॉड का मतलब क्या होता है। तो याद रखना ये हमारी फिशेज है, ठीक है। जिंजली याद रखना वाइवा में पूछ लिया जाता है, तो अब आपको पता होगा जिंजली यानी तिली, ठीक। तो ये वाइवा का इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर पुअर सोर्स, भैया आजकल ना 1.5 आने हो गए एग्जामिनर, तो रिचेस्ट सोर्स की जगह वो पुअर सोर्स जरूर पूछते हैं। और पुअर सोर्स में उनका मेन है एग, मिल्क और राइस, ये 3 का तो वाइवा में पूछते ही हैं वो, तो इनको याद रखना, ठीक। उसके बाद ना वाइवा में कुछ चीजें यहां से भी पूछते हैं, जैसे डेट किसका रिच सोर्स होता है, एग की न्यूट्रिएंट वैल्यू पूछ ली जाती है, बनाना की न्यूट्रिएंट वैल्यू या पूछ लिया जाता है कि भैया किसका गुड सोर्स है ये बताओ। कि अंकुरित दालें या अंकुरित मूंग की दाल या अंकुरित चने से क्या होता है, अंकुरित करने से ही पूछ लिया जाता है। वेगन का मतलब क्या होता है, क्रैनबेरी जूस किससे बचाता है, अल्कोहल सीधा पूछ लेगा एग्जामिनर, दारू पीते हो, तुम बोलोगे बिल्कुल नहीं सर, आज तक सूंघी भी नहीं, पीना तो दूर की बात है। बोल दे चलो कोई बात नहीं, बता दो कि कितनी एनर्जी देता है, तो ये बताते आना चाहिए, ठीक। तो ये हो गया आपका वाइवा का। एमसीक्यू, तो भाई साहब जितने भी अंडरलाइन पार्ट है हमारे नोट्स और स्लाइड्स में, वो सभी एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए एमसीक्यूज हैं। तो इस पे तो कईयों बार आया है कि भैया प्रोटीन, फैट और कार्ब्स कितनी एनर्जी यील्ड करते हैं, इन पे सवाल आया है। और कितने कितने प्रतिशत होना चाहिए हमारी डेली की एनर्जी इनटेक में, तो ये भी आपको एमसीक्यू आया है। ट्रेस कंटैमिनेंट्स पे भी आपको एमसीक्यू आया है, सबसे खतरनाक कौन सा होता है, तो लेड, इस पे भी आपको एमसीक्यू आया है। उसके बाद ये रिचेस्ट सोर्स या रिच सोर्स, इन पे तो आया ही है, हेलिबट लिवर ऑयल, कॉड लिवर ऑयल, जिंजली सीड्स, गूसबेरी, इंडियन गूसबेरी, रागी, पिस्ताशियो, सब पे आपको एमसीक्यू आए हुए हैं। या तो इस तरफ का पूछ लेंगे लेफ्ट साइड का, या तो राइट साइड का, कि भैया विटामिन बी 1 का रिच सोर्स क्या है, विटामिन डी का रिचेस्ट सोर्स क्या है, विटामिन सी का क्या है, कैल्शियम का क्या है, आयरन का क्या है। दोनों तरफ में से कोई सा भी पूछ लेते हैं कि ये किसका रिचेस्ट सोर्स है या इसका रिचेस्ट सोर्स क्या है, तो ये बताते आना चाहिए। प्लस अब याद रखना, क्योंकि इमेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो कई इनकी आपको इमेज भी दे दी जाएगी, या सफेद तिल्ली की या काली तिल्ली की इमेज दे दी, रागी की इमेज दे दी आपको, या आंवला की इमेज दे दी, ड्राई पंपकिन सीड्स की इमेज दे दी। इनफैक्ट इनको गूगल कर लेना ये दोनों फिशेस को, तो इनकी भी इमेज दे सकते हैं आपको, तो उनका बता सकते हैं कि भैया ये किसके रिच सोर्स है, ये भी बता दो। पुअर सोर्स पे भी एमसीक्यू आ चुके हैं, एग पे एमसीक्यू आ चुका है, मिल्क पे एमसीक्यू आ चुका है, बटर पे और राइस पे एमसीक्यू आ चुका है कि ये किसके पुअर सोर्स होते हैं, ठीक। उसके अलावा यहाँ तो जितनी भी लाइन है सब पे एमसीक्यू आए हैं, तो ये सारे पॉइंट्स याद रखना, क्योंकि ये तो पूरा एमसीक्यू से ही ये स्लाइड्स बनाई थी, तो एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस इमेज के लिए भी याद रखना, जैसे क्रैनबेरी पे आपको इमेज आ सकती है, अंकुरित दानों पे या अंकुरित दालों पे आपको इमेज आ सकती है। प्लस यहाँ पे जितनी भी चीजें मिलेंगी ना, वहां आपको सीधा पूछ लिया, आपको इमेज दे दी जाएगी और पूछ लिया जाएगा कि भैया ये किसका रिच सोर्स है या ये किसका पुअर सोर्स है। तो ये जितनी भी चीजें आएंगी उनको गूगल कर लेना, मैं उनकी इमेज डालता हूँ जो ज्यादातर आपने देखी ना हो। बाकी तो अब ये टमाटो की इमेज थोड़ी डालूंगा यार, टमाटर तो मतलब टमाटिनो फेस्टिवल में भी देखा होगा, तो इन सब की इमेज थोड़ी डालूंगा, बनाना की इमेज थोड़ी डालूंगा, मतलब जब से पैदा हुआ है तब से बनाना खा रहे हैं। तो जिसकी इमेज डालनी चाहिए उसकी कोशिश करता हूँ, बाकी गूगल कर लेना, ठीक। तो इतनी चीजें हैं जो आपको न्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, सोर्सेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इन सब के बारे में
पता ही होनी चाहिए। थैंक यू।